नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी संगठन महासचिवों की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। तो मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, तो संगठन महासचिवों संग मंथन इस वक्त चल रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक हो रही है। तो बीजेपी संगठन महासचिवों की बैठक लगातार जारी है। तो माना जा रहा है कि मिशन 24 की तैयारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी और इसी के लिए चिंतन मंथन और रणनीति का दौर लगातार जारी है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, संगठन महासचिवों संग इस वक्त मंथन चल रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी बैठक को लेकर मिल रही है? और देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो करीब 6 बजे के आसपास हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं और इससे पहले लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं। इससे पहले आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 से 3 बड़ी बैठकें भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय में हो चुकी है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव जहां जहां विधानसभा के आने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर कहीं न कहीं पार्टी में चर्चा हो रही है। इसके साथ ही कई राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको बदलने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी जल्दी शुरू कर सकती है। इसको लेकर भी चिंतन और मंथन सोर्सेज बताते हैं कि पिछली बार भी जब बैठक हुई थी तो हुआ था। इसके साथ ही कई अगर हम बात करें तो कई ऐसी जिम्मेवारियां हैं जो कई नेताओं को देनी है और कहीं न कहीं चर्चा इसको लेकर हो रही है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चल रही है, क्योंकि कई अहम मसले हैं। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से खबरें चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव सरकार कर सकती है, बीजेपी कर सकती है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हुए हैं, कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उसको किस तरीके से धार देना है, क्योंकि अभी कुछ दिन और बचे हैं इस कार्यक्रम की। अगर हम बात करें रूपरेखा जो तैयार की गई है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चल रही है। और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर उस वोटर तक पहुंच बनाई जा सके, खासतौर पर बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है उन तक भी पहुंच बनाई जा सके और उन कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा सके, ताकि वो कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएं और कहीं न कहीं जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या कुछ किया है और इसका सीधा असर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिले। तमाम तरीके की रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किन लोगों को नई जिम्मेवारी देनी है। खासतौर पर इसको लेकर कहीं न कहीं 2 दिन की अगर हम बात करें, 2 बार जो बैठक हुई है गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी जो अध्यक्षता कर रहे थे और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी थे उस दौरान भी मौजूद थे। और आज भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चल रही है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं 11 जून को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक होगी। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में होंगे। बैठक में संगठनों के सचिव भी रहेंगे मौजूद। तो बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय को लेकर यह बैठक होगी। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए, दिल्ली में एक और बैठक बीजेपी की होने जा रही है, जहां तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तमाम संगठन के बड़े चेहरे मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार बड़ी बैठकें जो है वो कहीं न कहीं जारी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे से पहले अगर हम बात करें तो। और सबसे बड़ी बात है कि जो 11 जून को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है वो कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में संगठनों के सचिवों को भी बुलाया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम को ये निर्देश दिया गया है कि पार्टी हित के लिए वो बेहतर से बेहतर जो सुझाव है
वो लेकर आए, यानी कि वो आला कमान को बताएं कि उनके राज्य में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्या केंद्र की कोई योजना ऐसी है जिसको और बेहतर तरीके से वहां पे लागू कराया जा सके, या पार्टी हित के लिए क्या कुछ बेहतर सुझाव हो सकता है, वो कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच किस तरीके से समन्वय बनाया जा सके और एक बेहतर समन्वय बनाया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही चुनावी राज्यों की अगर हम बात करें जहां जहां पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी अलग अलग जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं की जाएगी। हाल ही में आपने देखा कि 28 मई को मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक 11 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में संभवतः होने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस बैठक की रूपरेखा तय की गई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहे। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। यात्रियों की सुविधाओं और उनकी आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे साथ पीयूष लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा और क्या बातें निकलकर सामने आई इस बैठक में? पीयूष, में हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की बात करें या केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख है तपन डेका, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें मौजूद रहे। सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करें, SL थाउसेन की, ऐसे तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं इस विभाग से, वो कहीं ना कहीं इस बैठक में मौजूद रहे और एक रूपरेखा कहीं ना कहीं तय की गई कि किस तरीके से बाबा बर्फानी की जो इस साल यात्रा शुरू होने जा रही है, 1 जुलाई से अगर हम बात करें यात्रा शुरू होगी और 31 अगस्त को ये यात्रा समाप्त होगी। तो इस बैठक में यही रूपरेखा तैयार की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके, खासतौर पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू चुकी नहीं होने से यात्री काफी असमंजस में है, उस स्थिति में है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है कि कई इंटेलिजेंस की बात करें, इनपुट्स की बात करें तो कई इनपुट्स ऐसे मिलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ इनपुट्स गृह मंत्रालय को मिलते रहते हैं। उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां पहले से चाक चौबंद की जा सके ताकि परिंदा भी पर ना मार सके इस पूरे यात्रा पर और कहीं ना कहीं सुरक्षित जो यात्रा है वो चलती रहे। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने आज गृह मंत्रालय में एक साझा बैठक की है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से और इंतजामों के लिहाज से कहीं ना कहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई को उसका अपना नया ऑफिस मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है। इस दौरान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधन किया जिसमें उन्होंने बीजेपी ऑफिस को संस्कार केंद्र बताया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ब्लैक स्पॉट बना दिया है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली ब्लैक स्पॉट बन गया है। लोकपाल की यात्रा से मालामाल की यात्रा पर चल पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री जेल में है, कई बेल पर है। स्कूल दवाखाना की बगल में शराब खाना खोल दिया है। बंगला नहीं लेने की बात करते थे और शीश महल बना लिया है। जिन्होंने इस पार्टी की नींव को रखा और दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इस लंबी यात्रा में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, सबने केदारनाथ साहनी जी को काम करते देखा है। सबने देखा है कि किन संस्कारों के साथ उन्होंने हम सबको बड़ा किया। हम आज जानते हैं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी से आज भी कोई भी परामर्श लेना हो तो वो हमारे लिए उपलब्ध है। हम याद करते हैं मदन लाल खुराना जी को, जिनकी अग्रेसिव पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम करना
और पार्टी को छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है। हम याद करते हैं अरुण जेटली जी को, जिनके पास हम हमेशा परामर्श के लिए जाया करते थे। हम याद करते हैं सुषमा जी को, जो हर पल हम लोगों के साथ हुआ करती थी। और साहब सिंह वर्मा जी ने तो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ा है, उनको भी हम याद करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में अफजाल अंसारी को साल 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत मिली थी। सांसद बनकर दिल्ली गए अफजाल को 22 जनपद पर सरकारी आवास मिला हुआ था। इस आवास को अब खाली करा दिया गया है। दरअसल अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता गैंगस्टर केस में सजा के ऐलान के बाद छिन गई थी। यूपी के गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी थे। एयरपोर्ट से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट पर महिला यात्री की शिकायत पर युवक गिरफ्तार। तो एयरपोर्ट पर महिला यात्री की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक पर बम की बात करने का आरोप लगा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की शिकायत मिली है। अब बात बिहार की करेंगे, जहां पर औरंगाबाद के बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सांसद ने कहा कि कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक विकास की गंगा बह रही है और लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गरीबों में कल्याण और उनके उत्थान की कई योजनाएं सरकार में चल रखी है, जिसका लाभ उन्हें मिल भी रहा है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्कीम में घोटाला किया, यही वजह है कि यहां एक ही पुल 2-2 बार टूटा है और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। दो बार गिरता, गंगा जी में विलीन हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर ही, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 1710 करोड़ की परियोजना, और गंगा जी में वो बालू के भीत की तरह विलीन हो जा रहा है। तो ये बिहार का वर्क कल्चर है। और ये पहला पुल नहीं है जो 2 बार गिरा है, इसके पहले भी दर्जनों पुल बिहार में नदियों में बहे हैं। बिहार के अंदर इस तरह का वर्क कल्चर है, काम की गुणवत्ता के साथ ऐसे समझौता किया जा रहा है, करप्शन चरम पर है। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में लिच्छवरी भवन के पास 4 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से डीपीआरसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने बिल्डिंग का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के मिहिर कुमार सिंह, कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार, कैमूर डीडीसी गजेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मंत्री मुरारी गौतम ने प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इसके बाद जिला समाहरणालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का टिप्स और उनके भरपूर सहयोग की बात की। डीपीआरसी जिला रिसोर्स सेंटर है, करीब 425 करोड़ का लागत से बना हुआ है। 420 करोड़ का फाइनल एस्टिमेटिंग हुआ और इसमें साजो सज्जा में अभी और भी आगे बजट इसकी आएगी। ट्रेनिंग सेंटर है, आने वाले समय में ट्रेनिंग सेंटर ही बहुत कुछ यहाँ होगा। जैसे बच्चों को आप हम लोग देखते हैं कि बाहर जाना पड़ता था, आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह के लिए, सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया कराएंगे ताकि बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़े, सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए। इस तरह से जिले का पहला बिल्डिंग ये बना हुआ है पंचायती राज विभाग का, क्या लग रहा है सभी जो फॉलो किया जाएगा? सभी जिले में बन रहा है पंचायती। कैमूर का पहला बिल्डिंग है। कैमूर हर जगह एक ही बिल्डिंग बनेगा, पहला नहीं, अब दूसरा बिल्डिंग इसमें नहीं बनने वाली। दूसरी बिल्डिंग हम लोग पंचायत ब्लॉक में बनाएंगे, वो पंचायत समिति से संसाधन है। हमारे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन रही है, ऐसी चल रही प्रक्रिया है।
रोहतास जिला के सोन नदी के ऊपर बने नरसिंहगंज दाऊदनगर पुल के 1 नंबर पिलर और स्लैब के बीच फंसे 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। उसे करीब 30 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दरअसल एसडीआरएफ की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मौके पर पहुंची थी। इसके बाद बुलडोजर की मदद से पुल को ऊपर के स्लैब को तोड़कर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा जा सकी। ब्रॉड डेड है। अच्छा, जांच में सर यही देखें आप जांच के दौरान मतलब जांच के दौरान सर ना हाँ ब्रॉड डेड है। अब क्या होगा आगे की प्रक्रिया सर? पोस्टमार्टम के लिए ओडी लिखाएगा। अच्छा जी। बच्चा नासरीगंज से आया था सर? शायद नासिक। ब्रॉड डेड है। अच्छा, जांच में सर यही देखें आप जांच के दौरान मतलब जांच के दौरान सर ना हाँ ब्रॉड डेड है। अब क्या होगा आगे की प्रक्रिया सर? पोस्टमार्टम। पटना में जदयू प्रदेश अध्यक्ष का सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी बातों को नोटिस नहीं लेते। बीजेपी के पास सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना रह गया है। बीजेपी के लोगों में संविधान और लोकतंत्र को तार तार कर रखा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कहा गया कि प्रधानमंत्री का जुमले वाले रोजगार देने का बयान, बेरोजगारी हटाने का बयान, जनता पूछती है कि उनके साथ जो वादा किया गया वो कहां चले गए। जनता सब समझती है और आने वाले 24 में सबको जवाब मिलेगा। उन्माद फैलाने का, इसके अलावा कुछ है क्या? तो भाजपा के हर मुद्दे को हम लोग नोटिस लेना, हम लोग नोटिस नहीं लेते। ये आप ही लोग जो है ना हाईलाइट किए हुए हर विषय पर। वो तो कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का पुल ढह गया, ध्वस्त हो गया। सम्राट चौधरी ने आज कहा है कि सीएम खुद मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियरिंग सिस्टम पूरे बिहार में देखिए अभी जो देश में जो है यही इमरजेंसी, इसी को समझने की जरूरत है। जनता सब किस तरह से भाजपा वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हर रोज जो है उनका, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका कोई भाषा का मर्यादा है भी क्या? ये तो संविधान और जो लोकतंत्र है उसका तो तार तार कर रहे हैं। नालंदा में कड़ी सुरक्षा के बीच राजगीर और इस्लामपुर में नगर परिषद का चुनाव शुरू हुआ। मतदान को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई। भीषण गर्मी के कारण 10 बजे से पहले सभी बूथों पर वोटरों की भीड़ देखने को मिली। वहीं नगर परिषद राजगीर और 70 मतदान केंद्र, नगर परिषद इस्लामपुर में 51 मतदाता केंद्र और नगर पंचायत सिलाव में 1 मतदान केंद्र बनाए गए थे। साथ ही मतदान को शांतिपूर्ण माहौल संपन्न कराने के लिए एसडीओ और डीएसपी लगातार बूथों पर गश्त करते हुए नजर आई। मोतिहारी में एमएलसी महेश्वर सिंह के नेतृत्व में जिले भर ने वार्ड सदस्यों के अपने संगठन विस्तार को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला परिषद के सभागार में हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी मौजूद रहे, जहां पहले संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में नए जिला अध्यक्ष का चयन भी हुआ। वहीं इस मौके पर एमएलसी महेश्वर सिंह ने भी कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों को सम्मान नहीं दे रही है, किसी को ना तो हक मिल रहा है और ना ही प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे में सरकार के गलत रवैये के खिलाफ संगठन मजबूती को लेकर इस चुनाव किया गया है, जिसमें रंजन कुमार को संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आज लगभग में 2 साल होने का था। संगठन मजबूत नहीं था, इसीलिए हमारा यहाँ पर कमजोर पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने आज जो है सो नए जिला अध्यक्ष का चयन किए हैं और नए कैबिनेट का गठन कर दिए हैं, ताकि हमारी लड़ाई जो है वो तेज गति में लड़ी जाए। क्योंकि सरकार की दोहरी नीति के कारण हमारे सभी प्रकार के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम तेज गति में लड़ें और मजबूती के साथ लड़कर अपना अधिकार हासिल करें। यह सरकार की दोहरी नीति का नतीजा है और ऐसी सोच स्थापित कर रखे हैं। अगर सरकार कह रही है कि मैं बुधवारी जांच कर रहा हूं,
तो मैं आपको कहता हूं कि अगर सरकार निष्पक्ष जांच करवावे तो ना इनका कोई पदाधिकारी। संगठन जो पहले अध्यक्ष थे इस्तीफा कर दिए थे, नहीं वार्ड संघ के अध्यक्ष पद, जिला अध्यक्ष पद से, और इसको आज तक 2 वर्षों में कार्य रूप नहीं दे पाए थे, क्योंकि हमको प्रवक्ता भी चाहिए इस संघ के लिए और महासचिव भी चाहिए, हर प्रखंड में अध्यक्ष भी चाहिए, पंचायत अध्यक्ष चाहिए। तो इसको सुचारू रूप बनाने से लिए आज वार्ड सदस्य लोगों का मीटिंग था, हमको भी उन लोगों ने बुलाया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आए हुए हैं, उसमें वार्ड संघ के गणेश चौधरी जी वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सब लोग आए हुए हैं। सरकार जो हकमारी कर रहा है वार्ड संघ के साथ, वार्ड को नौअफसर के यहाँ। मुजफ्फरनगर में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बैठक की गई और इस दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सौहार्द बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के भी आदेश जारी किए गए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।